बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नया लेक्चर। तो यार कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये बताओ जल्दी से। फर्स्ट सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लिखते हैं, जो आपको लिखने में ज्यादा मजा आता है। तो आप सभी कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, चैप्टर में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ बच्चों। ये चैप्टर हमारी केमिस्ट्री की नींव है, हमारे केमिस्ट्री की जड़ है। अगर ये चैप्टर हमारा बहुत बेहतर तैयार हो गया तो हमारी 70 से 80% तक केमिस्ट्री हमारी तैयार हो जाएगी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इस चैप्टर पर निर्भर है बेटा। तो आप मुझे जल्दी से लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके बताओ क्या आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो रही है, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, लुईस संरचना पढ़ाई, वो लुईस संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई। जितना मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया। अगर ये बातें सारी आपको लग रही हैं हाँ बिल्कुल सही है, तो मुझे एक बार थम्स अप दिखा दो फटाफट, जल्दी से लाइव चैट में जाओ और थम्स अप दिखाओ फटाफट। पक्का 100%। चलो आज हम बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ने वाले, मतलब कि आज हम लुईस संरचना में एक ओजोन अणु की बात करेंगे। ओजोन अणु के साथ साथ हम बात करेंगे बच्चों अष्टक नियम की कमियों की। अष्टक नियम मैंने आपको बताया था, लेकिन उसकी कमियां हमने पूरी तरह से नहीं पढ़ी थी। और साथ ही साथ बच्चों हम VACPR थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे VACPR थ्योरी हो जाएगा तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे VBT के बारे में। तो बच्चों ये होगा आज का हमारा अट्रैक्शन का पॉइंट, पढ़ाई का जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो ये होगा, हमें इसको आज कवर करना है। चलिए तो शुरू करेंगे अब बिना किसी देरी के। तो आप सब लोग तैयार हो जाओ, रजिस्टर ले लो, पेन ले लो और उस पे लिखना स्टार्ट करो। अच्छा एक चीज और मुझे बताना, रिविजन करके आए ना, रिविजन करके आए हो? फिर से जाओ लाइव चैट में और मुझे थम्स अप दिखाओ। रिविजन करके आए हो? रिवीजन करके आना है बेटा। अगर रिवीजन करके नहीं आओगे तो चीजें भूलते जाओगे। पिछले 2 लेक्चर का रिवाइज करके आए हो ना? पक्का 100% लॉक कर दें? श्योर? जो बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे हैं मैं फिर उनको चेतावनी दे रहा हूं, वार्निंग है बेटा, रिवीजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूं रिवीजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी यहाँ चिल्ला चिल्ला करके आपको पढ़ा दूं, ये होता है वो होता है, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्लियर? चलो तो अब हम बात करेंगे बच्चों आगे की। चलिए तो अच्छा एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा। आप नोट्स बनाने का काम कर रहे हो ना? नोट्स बना रहे हो बेटा? नोट्स बनाना, मैं यहाँ पर जो भी लिखता हूं ना एक एक पॉइंट आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए और मुझे आप फोटो भेजेंगे। सभी बच्चे मुझे नोट्स का फोटो भेजेंगे जो अभी तक मैंने 2 दिन में आपको लिखवाया है। एक एक पॉइंट होना चाहिए। मान लो मैंने कहीं लिखा कि गज्जू, तो गज्जू भी लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई गज्जू से हमको ये चीज समझनी है। मेरी बात क्लियर है? बात क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए और मुझे दिखाएंगे। लाइव चैट में जाओ और मुझे जल्दी से फोटो भेजो, फोटो भेजो फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी केवल 2 लेक्चर ही हुए। 2 लेक्चर के जो मैंने आपको चीजें पढ़ा रखी, प्लीज उसके नोट्स बनाना चालू कर दो भैया। नोट्स बनाओगे तो पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा। चलो तो आज की हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने कल समाप्त किया था, लुईस संरचना के साथ। लुईस संरचना बेटा आज हमको पढ़नी है ओजोन की। ओजोन का उदाहरण लेकर के हम लुईस संरचना को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलो ओजोन की अगर बात की जाए तो आप मुझे बताइए ओजोन के अंदर किस तत्व के परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं? ओजोन के अंदर आपको 3 ऑक्सीजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं।
कितने? 3 ऑक्सीजन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। अब भैया तीनों परमाणु ऑक्सीजन तत्व के हैं, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का कोई लोचा है? क्या यहाँ पर हमको केंद्रीय परमाणु का चयन करने की जरूरत है? जल्दी से लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ क्या यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन होगा, इसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत है? जल्दी से फटाफट। अरे भैया टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों परमाणु ऑक्सीजन तत्व के हैं। मतलब कि एक ऑक्सीजन बीच में रख दो, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ रख दो, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ रख दो। केंद्रीय परमाणु किसी को भी ले लो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तीनों ही ऑक्सीजन। तो भाई कितने आदमी थे? सरदार 3 आदमी थे। तो ये तीनों आदमी एक जैसे हैं भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। चल, तो जब भी आप लुईस संरचना बनाते हो तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का चयन करते हो। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु के चयन की कोई झंझट नहीं है क्योंकि तीनों परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। चलो, अब केंद्रीय परमाणु के चयन के बाद में हम दूसरा काम क्या करते हैं? चलो, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु के चयन का कोई झंझट नहीं। अब बताओ लाइव चैट में मुझे लिख करके बताओ केंद्रीय परमाणु के चयन के बाद दूसरा नियम क्या है? फटाफट जल्दी से, केंद्रीय परमाणु के चयन के बाद दूसरा नियम क्या है? फटाफट फटाफट फटाफट। मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे पढ़ाई करके आए हैं, कितने बच्चे रिवाइज करके आए। बताओ बताओ बताओ, केंद्रीय परमाणु के चयन के बाद में दूसरा नियम क्या है? जल्दी से। अरे भाई लाला मेरे, केंद्रीय परमाणु के चयन के बाद में फिर हम क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु और जो साइड वाला परमाणु है उसके लुईस प्रतीक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लुईस प्रतीक बनाते हैं। तो भाई केंद्रीय परमाणु और साइड वाले परमाणु का लुईस प्रतीक बनाते हैं। चलो इसके लुईस प्रतीक बनाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। ऑक्सीजन की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। यदि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो भैया बना दो, लुईस संरचना बना दो। 1 2 3 4 5 6। इसकी बना दो 1 2 3 4 5 6। इसकी बना दो 1 2 3 4 5 6। इन तीनों के हमने क्या बना दिए? लुईस प्रतीक बना दिए। चलो केंद्रीय परमाणु का झंझट खत्म, लुईस प्रतीक का झंझट खत्म। तीसरा हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का साझा करना है। तीसरा हमें क्या करना है बच्चों? तीसरा हमें करना है इलेक्ट्रॉन का साझा। अब करना है हमें इलेक्ट्रॉन का साझा करना है। इलेक्ट्रॉन का हमको साझा करना है। चलो आ जाओ इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? जल्दी से लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके बताओ। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को यहाँ से, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा रिश्ता बराबरी वालों का होता है। सहसंयोजक बंध बनता है तो बराबरी का इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ 2 यहाँ। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए टोटल? 4। देखो कितने हो गए? 4 और 2 6, 6 और 2 8। हो गया अष्टक पूरा। हो गई इसकी बल्ले बल्ले, हो गई बल्ले बल्ले। तो हो गई बल्ले बल्ले। चलो इसकी बात करते। क्या इसका अष्टक पूरा है? बताओ। 4 और 2 6, 6 और 2 8। अरे भैया इसका भी अष्टक पूरा है। हो गई इसकी बल्ले बल्ले। अष्टक पूर्ण, दोनों की जिंदगी बन गई, लाइफ बन गई भाई दोनों की। अब हो क्या रहा है? अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बोल रहा है कि भाई मेरे पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन बोल रहा है कि भाई तेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। प्लीज यार 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, प्लीज यार 2 इलेक्ट्रॉन दे दे यार 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है कि चल एक काम कर, मुझे तेरे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं तुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का
इन दोनों के बीच में क्या कर देगा, यहाँ पे साझा कर देगा। तो भैया ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु ने ऑक्सीजन के साथ साझा कर ली। मतलब कि ये तो अपने दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा करेगा, लेकिन ये परमाणु अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा नहीं करेगा। तो भैया असमान साझेदारी, मैंने तो 1 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, लेकिन मेरे दोस्त ने एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई, मतलब कि असमान साझेदारी। मैं तो लगा रहा हूं, सामने वाला नहीं लगा रहा, असमान साझेदारी। तो भैया ये तो दो इलेक्ट्रॉन साझे में डाल रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये एक भी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर रहा है। ये क्या हो गई, ये हो गई भैया असमान साझेदारी। और जब भी असमान साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध कौन सा होता है, अरे कल बताया रे HNO3 में उप सहसंयोजक बंध। कल मैंने HNO3 में बताया था उप सहसंयोजक बंध। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, आ जाओ, इसको मैं बना सकता हूं। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड। और मैंने आपसे बात बोली थी कि ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, जो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा तो वहां से आपको एक तीर निकालना है। तो ये परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दान कर रहा है, इस ऑक्सीजन को दान कर रहा है। तो ये बन गया उप सहसंयोजक बंध। कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है। कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है। कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 2 3। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, 3। चलो लाइव चैट में जाओ और मुझे जल्दी से बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं, फटाफट लाइव चैट में जाओ और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं। फटाफट 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 जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिखो लिखो, लाइव चैट में लिखो कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, जल्दी से फटाफट। देखते हैं किसमें कितना है दम, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, जल्दी 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 फटाफट। अरे भैया बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर। और कितने लोन पेयर, कितने, 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 6। ऐसा ही करना है बच्चों। तो ये है बच्चों लुईस संरचना, जिसको हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत भरपूर प्रैक्टिस करवाई है बेटा। अब प्लीज आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको एनसीईआरटी के अंदर जो लुईस संरचना के क्वेश्चन है वो दिल लगा करके करने हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक लुईस संरचना समाप्त। तो मैंने बच्चों आपको शुरुआत में क्या बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, लुईस संरचना। कौन सा है, लुईस संरचना। लुईस संरचना हमारा हो गया कंप्लीट। क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। सहसंयोजक बंध, और इसके साथ साथ हमने एक और क्या समझा, हमने इसके साथ साथ उप सहसंयोजक बंध को भी समझ लिया। तो हमने सहसंयोजक बंध भी समझ लिया और उप सहसंयोजक बंध भी समझ लिया। तो इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया। चलो लुईस संरचना। चलो दूसरा हमको आज जो पढ़ना है बच्चों, VACPR पढ़ना है। क्या पढ़ना है, VACPR। तो अभी मैं आपको VACPR पढ़ाने वाला हूँ। VACPR का मतलब है बच्चों संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत।
अब हम ये पढ़ने वाले, ठीक है। चलो तो अगला सहसंयोजक बंध को समझने के लिए अगला हेडिंग लिखेंगे हम VSEPR। यहां पे लिखना है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। कई बच्चे अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, तो देखो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन और थ्योरी, लास्ट में आएगा थ्योरी। तो VSEPR में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कई लोग इसको VSEPRT भी बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा अब टॉपिक। देखो बच्चों, मैंने आपको जो लुईस संरचना बताया, इसमें आप अणुओं की संरचना तो जानते हो। लुईस संरचना जो है उसमें हमको अणु की संरचना के बारे में तो पता चलता है, लेकिन क्या कहीं भी इस पूरी थ्योरी में आपको ओजोन अणु की आकृति पता चल रही है? चलो सभी बच्चे लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पर कहीं भी मैंने आपको ऐसी कोई बात बताई कि ओजोन की आकृति रेखीय होगी या ओजोन की आकृति समतलीय होगी या ओजोन की आकृति कोणीय होगी या ओजोन की आकृति पिरामिडल होगी या ओजोन की आकृति कुछ बेंट शेप हो? कोई भी आकृति मैंने बताई क्या आपको? मैंने कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखा है क्या? सभी बच्चे लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ओजोन की आकृति समतलीय है, कोणीय है? कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? अगर इसकी कोई आकृति मैंने बताई होती तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया होता। अगर इसकी आकृति कुछ होती, मैंने आपको बताई होती तो मैं आपको लिखवाता ना। मान लो इसकी आकृति अगर रेखीय है, अगर है तो मैं आपको लिखवाता, या मान लो अगर कोणीय है तो कोणीय में आपको लिखवाता ना। मैंने नहीं लिखवाया, इसका मतलब अभी तक मैंने आकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यही सबसे बड़ी कमजोरी है लुईस थ्योरी की। लुईस संरचना की कमी, लुईस संरचना की सबसे बड़ी कमी जो है ना बेटा, वो यही है। यह संरचना के बारे में तो जानकारी देता है, लेकिन यह आकृति के बारे में कोई जानकारी, यह आकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। आकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। आकृति के अलावा और भी कई सारी बातें हैं। आकृति के अलावा ये जो बंध है, इस बंध की ऊर्जा कितनी है? बंध जो है भाई ये द्विबंध है। अब द्विबंध की ऊर्जा कितनी है, उस बंध की ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। इस बंध की लंबाई कितनी है, इस बंध की ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा बंध लंबाई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। अच्छा, यहाँ पे बंधों के बीच में कितना कोण है, ये सारी बातों की जानकारी हमको लुईस संरचना से नहीं मिलती। तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो इस पॉइंट को लिख लो, और साथ ही साथ ये भी लिखना कि यह सिद्धांत बंधों की ऊर्जा तथा बंधों की लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो बच्चों इस सिद्धांत की दो कमियां हैं मुख्य रूप से। एक तो यह आकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि भाई रेखीय आकृति है, समतलीय आकृति है, पिरामिडल क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। दूसरा यह सिद्धांत बंधों की ऊर्जा, बंध के अंदर कितनी ऊर्जा है,
बंधों की लंबाई क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो बच्चों इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम उससे आगे की बात VSEPR पे आते हैं। नोट करो। चलिए यहां तक की बात क्लियर, आ जाइए। अब आते हैं हम VSEPR। इसका मतलब लुईस संरचना में जो कमियां थी उस कमी को दूर करने का काम कौन करेगा? VSEPRT। यह सिद्धांत लुईस संरचना की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत अणु की आकृति के बारे में जानकारी देता है। तो लुईस संरचना से हमको अणु की आकृति के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो ये जो अणु की आकृति है जिसके बारे में लुईस संरचना ने कोई जानकारी नहीं दी, वो जानकारी हमको कहां मिलेगी बेटा? VSEPRT में मिलेगी। तो सर फिर इसका क्या होगा? बंधों की ऊर्जा के बारे में जानकारी कौन देगा? बंधों की ऊर्जा के बारे में जानकारी फिर आगे हो रहेगी। फिर आगे हम संकरण पढ़ेंगे, VBT पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे, वहां पे इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। लेकिन VSEPR इस कमी को दूर करता है। तो VSEPR किस कमी को दूर करता है? अणु की आकृति के बारे में जानकारी दे करके इसकी इस कमी को दूर करने का काम करता है। तो यदि आपसे बोले VSEPRT का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अणु की आकृति के बारे में जानकारी देता है। पक्का? गलत तो करके नहीं आओगे, याद रहेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि लुईस संरचना की कौन सी कमी को VSEPR दूर करता है, तो क्या बताओगे? लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे लिख करके बताओ, लिखो और बताओ मुझे कि लुईस संरचना की कौन सी कमी को VSEPR दूर करता है। इस थ्योरी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इस थ्योरी को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह अणु की आकृति के बारे में जानकारी देता है। लेकिन बंध ऊर्जा, बंध लंबाई, इनके बारे में VSEPR में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। हमको VSEPR में केवल अणु की आकृति के बारे में ही जानकारी मिलती है। चलो अब VSEPR सिद्धांत की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें एक दो चीजें खास खास हैं, वो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहली बात तो बच्चों एक बात ये ध्यान रखें कि अणु की आकृति वही हो सकती है जिसमें वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। मैंने आपको ये बात बता रखी है, अणु की आकृति वह होगी जिसमें वह अपने आप को सबसे ज्यादा स्थायी महसूस करेगा। एक बात बताओ, आप जब मान लो आपको नींद आ रही है, आप सो गए, ठीक है, आप सो गए, मान लो आप सो गए, आपकी गर्दन मान लो एक तरफ ऐसे लटकते रह गई, तो सुबह क्या होगा? गर्दन में मोच आ जाएगी, दर्द होगा। इसका मतलब आपने जो आकृति सोने के टाइम में ग्रहण की उसने आपका स्थायित्व बिगाड़ दिया। आप सोते टाइम कौन सी आकृति ग्रहण करते हो जिसमें आपको ज्यादा मजा आता है? स्थायित्व का मतलब क्या है? स्थायित्व का मतलब जिसमें हमको अच्छा महसूस होता है। आपको मैंने बताया था ना, स्थायित्व मतलब कि अच्छा महसूस होना। स्थायित्व का मतलब अच्छा महसूस होना। आप सोने के टाइम में कैसी आकृति ग्रहण करते हो? भाई कोई जो होता है वो उल्टा सोता है, कोई जो होता है वो सीधा सोता है, कोई अपने शरीर को एक तरफ करके सोता है, कोई ऐसे कुबड़ा करके सोता है।
कोई ऐसा फैल करके टांगे फैला करके सोता करते हो ना आप कैसी आकृति ग्रहण करते? सोने के टाइम में आपके शरीर की आकृति कैसी होती है? सोचो थोड़ा। भाई कोई ऐसे सो रहा है, सर मुझे तो ऐसे सोने में मजा आता है। कोई ऐसे सो रहा है, सर मुझे तो ऐसे सोने में मजा आता है। कोई उल्टा होकर के सोता है ना, कोई टेढ़ा होकर, किसी को पूरा बिस्तर चाहिए सोने के लिए, डबल बेड पूरा चाहिए। सोचो कौन कैसे सोता है? आप कैसे सोते हो? जैसे आपको मजा आता है। आप कैसी आकृति ग्रहण करते हो? जिसके अंदर आपको अच्छा महसूस हो, जिसमें आप स्थायी होते हो। अच्छा महसूस होने का मतलब आप स्थायी हो। जहां पर भी बच्चों आपको अच्छा लगे ना, समझ जाना स्थायी हो। तो भैया अणु में भी तो यही होगा। अणु को इस दुनिया से बाहर के थोड़ी ना है। अणु वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे जैसा कि इंसान प्रदर्शित करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, अणु में भी वैसा ही होता है जैसा कि इंसानों में होता है। जब आप सोने के टाइम में अपनी वो आकृति ग्रहण करते हो जिसमें आपको मजा आता है। कोई ऐसे सोता है यूं, कोई ऐसे सोता है समझ रहे हो? कोई उल्टा सोता है, कोई साइड में सोता है। कहने का मतलब आपको जिसमें ज्यादा मजा आता है वो आकृति आप ग्रहण करते हो और आप वैसा शेप बना करके सोते हो। अणु में भी वैसा ही होता है भाई। अणु कोई दूसरी दुनिया से नहीं है। अणु भी वही आकृति ग्रहण करते हैं जिसमें उनको ज्यादा मजा आता है। जैसे कि देखो, मैं आपके लिए कुछ ले करके आया हूं, पेन वगैरह ले करके आया हूं आपको समझाने के लिए। हाँ ये देखो बेटा, देखो समझना है बेटा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि BeCl2। अच्छा, इस अणु का नाम सुना है? बेरिलियम डाइक्लोराइड सुना है आपने? बेरिलियम डाइक्लोराइड के बारे में सुना है? बेरिलियम डाइक्लोराइड के बारे में आपने सुना है ना? अब ये जो बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है बच्चों, ये ऐसे सीधा ऐसे भी हो सकता है भाई। बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है वो ऐसे सीधा भी हो सकता है। देखो ऐसे सीधा, ऐसे भी हो सकता है ना भाई। क्या हो भाई, बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे भी हो सकता है, सीधा सो सकता है। यहाँ बीच में बेरिलियम आ जाए, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए और यहाँ क्लोरीन आ जाए। बेरिलियम ऐसे भी हो सकता है। आप मुझे बोल सकते हो सर बेरिलियम ऐसे भी तो हो सकता है। सर बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे भी तो हो सकता है। क्लोरीन यहाँ आ जाए, क्लोरीन यहाँ आ जाए, ऐसे कोण बना करके भी। बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे भी तो हो सकता है। बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे भी तो हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब मुझे आप बताओ, बेरिलियम डाइक्लोराइड को कहां ज्यादा मजा आएगा? बेरिलियम डाइक्लोराइड को जिसमें ज्यादा मजा आएगा वही आकृति को ग्रहण करेगा। बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे भी हो सकता है। बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है बच्चा, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कोने बना करके। यहाँ पे बीच में क्या आ जाए? बेरिलियम आ जाए, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए। तो बेरिलियम क्लोरीन ऐसे साइड में भी हो सकते हैं और भाई ऐसे ऐसे नीचे भी हो सकते हैं। अब बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है वो आकृति ग्रहण करेगा जिसमें उसको ज्यादा मजा आता है। आप सोचो बेरिलियम डाइक्लोराइड को किसमें मजा आएगा? आप सोचो बेरिलियम डाइक्लोराइड को ऐसे सीधे सोने में मजा आएगा या बेरिलियम डाइक्लोराइड को ऐसे आकृति ग्रहण करने में मजा आएगा? बताओ, बेरिलियम डाइक्लोराइड को किसमें मजा आएगा? बताओ, बेरिलियम डाइक्लोराइड को किसमें मजा आएगा? ऐसे सोने में मजा आएगा या फिर ऐसे जिंदगी जीने में मजा आएगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मिल जाएगा आंसर। अरे भैया, बेरिलियम डाइक्लोराइड को ऐसे रहने में ज्यादा मजा आएगा। पता है क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ। एक तो बेरिलियम डाइक्लोराइड आप बोल रहे हो ऐसे, तो ऐसे ठीक है, ये देखो बेरिलियम डाइक्लोराइड को ऐसे रहने में, और दूसरा बेरिलियम डाइक्लोराइड को दूसरी आकृति ये हो सकती है। या तो बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे हो सकता है या बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सी आकृति में बेरिलियम डाइक्लोराइड को मजा आएगा? चलो हम थोड़ा सा पता लगाते हैं, कौन सा बेरिलियम डाइक्लोराइड की जिंदगी में ज्यादा अच्छा महसूस करवाएगा। बच्चों एक बात देखना, ये बंध का मतलब क्या है बताओ? ये बंध में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं ना।
भाई बंध के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इस बंध में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? नजदीक। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब बेरिलियम डाइक्लोराइड की यह कोशिश होगी कि भैया बेरिलियम डाइक्लोराइड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहे। तो इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा कब होगा? इसका स्थायित्व तब ज्यादा होगा जब इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो अणु में स्थायित्व कब ज्यादा होगा? जब इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण कम से कम हो। और इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण कम से कम कब होगा? और यह प्रतिकर्षण कम से कम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच की दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी? बताओ। यह प्रतिकर्षण कम से कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे या एक दूसरे से कम दूरी पर होंगे? बताओ। ऐसे एक दूसरे के नजदीक होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म तब प्रतिकर्षण कम होगा, या इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे दूर होंगे तब प्रतिकर्षण कम होगा? सोचो, बताओ। लाइव चैट में जाओ और मुझे जवाब बताओ। जब इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे, ये देखो अधिकतम दूरी पर, इन दोनों के बीच में कोण कितना है? इन दोनों के बीच में कोण कितना? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का अधिकतम दूरी है। और इन दोनों के बीच में कोण कितना है? कुछ ना कुछ, मतलब 120 डिग्री है या कुछ ना कुछ है, इससे कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में दूरी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में दूरी कम है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो ज्यादा है ना, सर यहाँ पे तो ज्यादा है, यहाँ पे तो सर कुछ 240 डिग्री के आसपास है। आप ये देखो ना, लेकिन कम दूरी है ना, ये जो कम वाली दूरी है वो तो आप काउंट करोगे, ये भले ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से तो ये एक दूसरे के नजदीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, अणु की आकृति वो होगी जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। प्रतिकर्षण कम होगा तो क्या होगा? उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। और प्रतिकर्षण कम से कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा होगी। एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे जाएगा। जब दोनों 180 डिग्री पर होंगे एक दूसरे के साथ, तब इनके बीच में दूरी क्या होगी? अधिकतम। और 180 डिग्री दूरी से देखो कम, यहाँ पे 120 डिग्री है, वहां पे दूरी ज्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है। 180 से 120 कम ही होता है ना, दूरी कम हो गई। तो ध्यान रखना बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया कि अणु की आकृति वह होगी जिससे वह अपने आप को सबसे ज्यादा स्थायी महसूस करेगा। और अणु अपने आप को सबसे ज्यादा स्थायी कब महसूस करता है? जब उसके इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण कम से कम होता है। और इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण कम से कम कब होता है? जब यह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण कम से कम हो, या प्रतिकर्षण कम से कम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच की दूरी क्या हो? अधिकतम हो। समझ में आया? क्लियर? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ हम जिन भी इलेक्ट्रॉन युग्मों की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म। और संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन युग्म। आप मुझे बताओ, बेरिलियम जो है या क्लोरीन जो है, ये कौन सी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बंध निर्माण में भाग देगा?
बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। लुईस संरचना में हमने पढ़ रखा है कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो भैया इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी जो अधिकतम होने की हम जो बात कर रहे हैं ना, वो कौन सी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में दूरी अधिकतम होने की बात कर रहे हैं। तो ये है बच्चों यहाँ पे खास बात। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ प्रतिकर्षण का जो क्रम होता है, प्रतिकर्षण का जो क्रम होता है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस किस में होता है बेटा? लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर उसके बाद में प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण उसके बाद उससे कम होता है, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। प्रतिकर्षण सबसे कम किसमें होता है बेटा? बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच में होता है? लोन पेयर के बीच में। जैसे कि मान लो मैंने पानी बनाया, पानी की आकृति, ठीक है। अब पानी के पास में यहाँ पे देखो लोन पेयर है, पानी के पास लोन पेयर ना है। अब पानी के पास अगर लोन पेयर देखो तो लोन पेयर के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो लोन पेयर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण क्या कहलाता है? लोन पेयर प्रतिकर्षण। लोन पेयर के बीच में। अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इस वाले प्रतिकर्षण क्या बोलते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होता है समझ में आ रहा है? लोन पेयर के बीच में लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर प्रतिकर्षण। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ये जो प्रतिकर्षण लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। और बॉन्ड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण लगता है, इस प्रतिकर्षण को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों के बीच में कौन सा प्रतिकर्षण? लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। तो तीन प्रकार के प्रतिकर्षण है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा कौन सा है? लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये प्रायोगिक डेटा है, हमको ये सीधा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखें। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा आगे की। अब हम बात करते हैं आगे की। एक चीज यहां पे ध्यान रखें बच्चों, इस सिद्धांत में द्विबंध तथा त्रिबंध को एकल सुपर युग्म की तरह माना जाता है। मतलब कि बच्चों ऐसा समझो, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O, ये CO2 हमने बनाया। अब CO2 बच्चों ये जो द्विबंध है ना, इस द्विबंध को आप क्या मानते हो? जब भी आप VSEPR थ्योरी इस पर अप्लाई करोगे तो इस द्विबंध को आप एक सुपर युग्म मानते हो। इसको आप एक पूरा युग्म मान करके आप गणना करते हो। इस पूरे को एक सुपर युग्म माना जाता है। ये क्या है? ये सुपर युग्म है। तो द्विबंध और त्रिबंध को हम एक सुपर युग्म मानते हैं। ये सुपर युग्म, ये भी क्या है? सुपर युग्म। तो सुपर युग्म कहीं भी हो, मतलब समझ जाना, वो एक ही युग्म माना जाएगा जब VSEPR थ्योरी अप्लाई करोगे। और किन के लिए होता है? ये द्विबंध या त्रिबंध के लिए होता है। चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर। अब आइए, अब हम बात करेंगे बच्चों आगे की। अब हम देखेंगे अलग अलग अणुओं की आकृति कैसी होती है। ठीक है, चलो तो ये है बच्चों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें VSEPR के अंदर अणु की आकृति जिनके पास लोन पेयर अनुपस्थित
होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है बच्चों Ab2 प्रकार का अणु, ठीक है, Ab2 प्रकार का अणु, ठीक है। अब A का मतलब क्या है? A का मतलब है केंद्रीय परमाणु और B का मतलब है बच्चों बंधी युग्म, बॉन्ड पेयर। क्या बच्चों? बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो A का मतलब है केंद्रीय परमाणु और B का मतलब है बंधी युग्म। तो सबसे पहले हम उस अणु की आकृति देखेंगे जिसमें एक केंद्रीय परमाणु है और दो बंधी युग्म है। ध्यान रखना, इन सभी अणुओं की आकृति जब हम देखेंगे तो यहाँ लोन पेयर क्या है? अनुपस्थित। यहाँ कहीं पर भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम उन अणुओं की आकृति देख रहे हैं जिनके पास लोन पेयर उपस्थित नहीं है। चलो, जैसे कि Ab2 प्रकार का। अब Ab2 प्रकार का अणु है तो इसकी आकृति हो जाएगी बच्चों रेखीय आकृति हो जाएगी। कैसी आकृति हो जाएगी? रेखीय, है ना। रेखीय आकृति मतलब समझते हो ना? अभी मैंने आपको बताया था ना रेखीय आकृति के अंदर। चलो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। रेखीय आकृति मैंने अभी आपको बताई थी ना, ये है रेखीय आकृति, ऐसी एक सीधी रेखा में। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या है? A। तो इसका उदाहरण ऐसे समझो BeCl2। तो बेरिलियम को आप मान लो A और क्लोरीन दो है तो दो क्लोरीन को आप मान लो B2। तो AB2, तो भाई दो बंधी युग्म और एक केंद्रीय परमाणु, ठीक। इसकी आकृति क्या है? रेखीय, मतलब कि A B B, ये हो गई बच्चों रेखीय आकृति। इसमें बंध कोण कितना आ रहा है आपका? इसमें बंध कोण आपका आता है 180 डिग्री का। कितना बंध कोण आता है बेटा इसमें? 180 डिग्री का। तो ये हो गई रेखीय आकृति। तो BeCl2 की जो आकृति होगी वो बेटा ऐसी होगी, रेखीय आकृति। केंद्र में बेरिलियम आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन या साइड में क्लोरीन आ जाएंगे। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस केस में अणु की आकृति जिसमें जिनके पास लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं है ना, ये ध्यान रखना। जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर किसके पास नहीं है? केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं। जैसे कि बेरिलियम, बेरिलियम में केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं होता, पता है ना आपको। भाई बेरिलियम जो है, बेरिलियम की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम की बात करें तो आंतरिक कोश में 2 और बाहर वाले कोश में 2, मतलब बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर क्लोरीन के साथ साझा करेगा। इसकी लुईस संरचना ऐसे ही बनाओगे ना, बेरिलियम क्लोराइड की लुईस संरचना ऐसे बनाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हो बेरिलियम के पास में लोन पेयर कितना है? केंद्रीय परमाणु के पास, इस केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर कितना है? 0। तो लोन पेयर यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर 0। यहाँ तो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं है। ये लोन पेयर 0 किसके लिए लिखा है? केंद्रीय परमाणु के लिए। केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर 0। बात समझ में आई? तो ये लोन पेयर 0 होने के बाद, अनुपस्थित होने के बाद किसके लिए है? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर कितना है? 0 है, ठीक है। चलो इसकी आकृति देखिए आगे। चलो दूसरा यहाँ पे आता है बच्चों AB3 प्रकार का अणु। AB3 प्रकार के अणु में आप मान लीजिए BF3 का अणु। चलो इसकी आकृति कैसी होती है? आ जाओ बेटा देखते हैं। इसकी आकृति होती है बेटा त्रिभुज के समान। त्रिभुज पता है ना? त्रिभुज जानते हो ना? चलो मैं इसको ले लेता हूं। त्रिभुज समझते हो ना बेटा? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। इसको ऐसे समझो कि भाई ये देखो, ये इस तरह की आकृति। बीच में, यहाँ बीच में कौन होगा? देखो ये जो मैंने तीनों पकड़ रखे, देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, या फिर हमने यहाँ पे फ्लोरीन ले रखा तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? और बीच में कौन आ जाएगा? बोरोन। बीच में यहाँ सेंटर में कौन आ जाएगा? बोरोन। तो भाई ये त्रिभुज बनेगा ना, इसको इससे मिला दो, एक भुजा,
दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ट्राइंगल बनेगा ना। देखो मैं आपको बना करके बताता हूँ, ये वाला यहाँ पे बनाना, देखो मैं बना करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ए कैसे जाएगा, तो देखो ये भैया ये भुजा ऐसे जा रही है, ठीक है। दूसरी भुजा देखो ये उधर जा रही है, तो देखो ये उधर जा रही है, और तीसरा नीचे जा रहा है ना, नीचे, तो ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ बीच में कौन होगा, बीच में आ जाएगा आपका केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु बीच में आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। बोरोन यहाँ बीच में आ जाएगा, तीनों फ्लोरीन, 1 2 3 3 फ्लोरीन ऐसे आ जाएंगे। अच्छा इनके बीच में कौन कितना आएगा, 120 डिग्री का आएगा ना भाई, 120 120 120 120 120 120, तभी तो सब मिल करके 360 होंगे। तो ये आकृति, अच्छा इस आकृति को मैं क्या बोल सकता हूं, देखो देखो ये आकृति कैसी, देखो क्या इससे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होता है, समतल में होता है ना। तो भाई ये ऐसे, ये ऐसे, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा, दिख रहा है आपको। तो भाई ये वाली जो भुजा है उसको ऐसे नीचे ले आओ, इससे जोड़ दो, इन दोनों को आपस, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, 3 भुजा, तो त्रिभुज का निर्माण होगा। त्रिभुज क्या होता है, समतल में। त्रिभुज किसमें होता है बेटा, समतल में। समतल है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक समतल, ये पूरा एक समतल है बेटा। मैं इसको यहाँ पे बना सकता हूं, देखो ये पूरा बोर्ड का तल समतल, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय। 3 कोने ना, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, 3 कोने, त्रिकोण समतल, त्रिकोणीय समतलीय, या आप इसको समतलीय भी बोल सकते हो, समतलीय, समतलीय आकृति हो जाएगी इसकी, समझ लो। चलो फिर इसी क्रम में तीसरा इसमें आता है बेटा AB4। AB4 का मतलब यहां पे आपने AB4 का एग्जांपल ले लो, जैसे कि CH4। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, केंद्रीय परमाणु कार्बन, तो इसको आप लिखोगे A और 4 हाइड्रोजन 4 बंधी, तो AB कितना है 4, तो AB4। इसकी आकृति होती है बेटा, ध्यान रखना, इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय कैसा होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो A B B B B, इनके बीच में यहाँ जो कोण होता है बेटा वो 109 डिग्री 29 मिनट का होता है। अब ये कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ, चलो ऐसे समझो बेटा, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे तीनों, मुझे पूरी उम्मीद है। ये देखो ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। चलो ये तीनों आ गए, देखो ये यहाँ पे मैंने होल्ड कर रखा है, ये यहाँ होल्ड कर रखा है और ये यहाँ होल्ड कर रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक यहाँ पे और वैलेंसी लगा दो, देखो ऊपर एक और पेन लगा दो, ये बन गई आपकी चतुष्फल की आकृति। कौन सी बन गई, चतुष्फल की आकृति। समझ रहे मेरी बात। चलो इसको हम एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा और सलीके से आपको और बता देता हूँ। हाँ ये ब्लैक पेन ले लेते, चलो ये इस तरीके से। तो देखो ये चतुष्फल की आकृति बन गई, ऐसे समझ लो, ठीक है। मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ चारों पेन को, आप लेकिन समझने का ट्राई करना, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो देखो एक यहाँ पे ये भी बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा और ये ऊपर भी B आ जाएगा। ये देखो अब आया हाथ में, देखो तो ये आकृति दिखाई दे रही है आपको। इस आकृति को आप देखो बेटा, ये आकृति देखो आप, ये आकृति जो बनी है ये है चतुष्फलक। मेरे ख्याल से अब बात चमक गई होगी आपको, चमक गई ना। ये आकृति चतुष्फलक है। यहाँ बीच में कौन है, यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में आपका A है केंद्रीय परमाणु, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये चारों चतुष्फलक। तो चतुष्फलक वाली आकृति ये है बच्चों। यहाँ पे ये जो कोण होता है ना बेटा, ये कोण, ये दोनों बंधी युग्म के बीच में, ये बंधी युग्म और ये बंधी, इन दोनों बंधी, किन्हीं भी दो बंधी युग्म के बीच में जब कोण देखोगे ना, कोण
प्रयोग द्वारा ये कोण ज्ञात करो, कोण का मान ज्ञात करो कि कोण आ जाएगा बेटा 109 डिग्री 29 मिनट। किन्हीं भी दो बंधी युग्म के बीच में देख लो, इसके बीच में इसके बीच में, यहां देख लो, यहां पे, यहां देख लो, ये 109 डिग्री 29 मिनट, इन दोनों के बीच में 109 डिग्री 29 मिनट, इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों, इन दोनों के बीच में, यहां इन दोनों के बीच में 109 डिग्री 29 मिनट, किसी के बीच में भी देख लो 109 डिग्री 29 मिनट बंध कोण आएगा ये। ठीक है, तो ये आकृति क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं चतुष्फलक। तो ये आ जाएगा ये और एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये आ गई आपकी चतुष्फलक। ये है बच्चा आपका चतुष्फलक। ठीक है, ये आपका चतुष्फलक है। ठीक है, क्या है बेटा ये चतुष्फलक है। और चतुष्फलक के अंदर ध्यान रखना बंध कोण कितना, बंधों के बीच में कोण कितना, 109 डिग्री 29 मिनट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देख रहे हो आपके लिए मैं कितने सारे पेन लेके आया हूं। चलिए, तो ये AB4। अब अगला है बच्चों इसमें AB5, तीसरा, चौथा है यहाँ पे बच्चों AB5। AB5 की आकृति, सर क्या ये सारी आकृतियां याद रखनी है? हाँ बिल्कुल, ये सारी आकृति आपको याद रखनी है, क्योंकि हम एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको इतना टाइम नहीं है कि भैया एक एक चीज पे हम ऐसे सोचने लग जाएं और 5-5 मिनट बिगाड़ लें। 5 मिनट बिगाड़ना मतलब कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। तो अच्छा होगा कि हम इसको याद रखें। चलो AB5 का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, PCl5। चलो कैसे PCl5 कैसे, देखो केंद्रीय परमाणु A, तो देखो फास्फोरस को हम क्या लिखेंगे A। ठीक है, और बंधी युग्म कितने हैं 5, तो देखो क्लोरीन कितने हैं 5, तो ये A आ गया, ये 5, AB5। अब इसकी आकृति कैसी होती है, चलो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, निश्चित तौर पर। देखो सबसे पहले तो इसकी आकृति कैसी मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आप ऐसा ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया हमने। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया। अब एक काम करो, एक बंध आपकी तरफ और एक बंध मेरी तरफ। समझ रहे मेरी बात? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, टफ नहीं है। इसकी आकृति कैसी होती है, तो एक ऐसे बाहर निकलेगा और एक मेरी तरफ आएगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलते हैं बेटा इसको। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोण समझते हो ना, त्रिकोण, ये है त्रिकोण। देखो पहला कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना, 3 कोने, ये 3 कोने। देखो तीनों कोने, ये मैंने पकड़ा, ये ऐसे किया, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। एक ऊपर रख दो और एक नीचे रख दो। समझ में आई आकृति? चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये तो त्रिकोण हो गया, त्रिकोण हो गया। इस त्रिकोण को मैंने क्या किया, इस त्रिकोण को मैंने ऐसे ले लिया, एक वैलेंसी ऊपर और एक वैलेंसी नीचे, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। जब भी आप वैलेंसी ऊपर रखोगे ना, इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलते हैं। चलो इसको मैं बना रहा हूं बेटा। देखो त्रिकोण 3 कोने बताए थे मैंने, तो A B B और B। किसकी बीबी? अरे गधो, किसी की बीबी नहीं, ये 3 कोने, ये देखो त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण आ गया, आ गया त्रिकोण। अभी मैंने बनाया था ना, अभी मैंने बनाया था त्रिकोण। देखो त्रिकोण, ये देखो त्रिकोण, त्रिकोण बनाया ना। ठीक है, तो वही त्रिकोण मैंने, आगे बढ़ जाओ ना। ठीक है, और एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड ऊपर, एक भी ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और एक भी नीचे आ जाएगा। ये भी ऊपर बनाते हैं और एक भी आ जाएगा नीचे, ये भी और ये भी। तो इसको हम बोलते हैं बेटा त्रिकोणीय, 3 कोने त्रिकोणीय, ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, द्विपिरामिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ये इमेजिन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बंध कोण कितना होता है? ठीक है, आ जाओ बंध कोण देखते हैं। आपको बताया त्रिकोण में यहाँ पे कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का। भाई ट्राइंगल यहाँ जो बनेगा 120 120 120 120 डिग्री, तो यहाँ पे बंध कोण एक तो होता है 120 डिग्री का। अच्छा, दूसरा बंध कोण कौन सा है? देखो दूसरा बंध कोण है ये,
मैंने इस त्रिकोण को बनाया। अब मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि एक ऐसे रख दो वैलेंसी और एक वैलेंसी ऐसे रख दो, एक बंद ऐसे ऊपर रख दो, एक ऐसे नीचे रख दो। ठीक है, तो ये त्रिकोण है, त्रिकोण पे एक ऊपर रख दो, एक नीचे से रख दो। तो ये जो ऊपर वाला है वो इस तल के साथ कितना होना, 90 डिग्री। ये जो है ये बंध जो होगा, ये बंध इसके साथ में कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमने पकड़ रखा है इसको, ये इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसको। ठीक है, ये पेन, वैलेंसी पेन पकड़ लो और इसको यहाँ पे इसके साथ 90 डिग्री। तो ये वाला जो बंध है वो इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो है ये इस तल के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री वाला कोण भी है और 90 डिग्री वाला कोण भी यहाँ पे है। चलो, और इसी में आपका सेकंड लास्ट है AB6। कौन सा बेटा, AB6। AB6 की बात करें तो AB6 का मतलब ये हो जाएगा SF6। क्या हो जाएगा बेटा, SF6। ठीक है, अब ये SF6 में कैसे होगा, देखो SF6 इसकी आकृति होती है बेटा वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडी, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अष्टफलकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अष्टफलकीय बोलते हैं। अब ये कैसा होता है, चलो मैं बताता हूं। देखो वर्गाकार समतलीय, वर्ग बनाने आता है, चलो वर्ग बनाने आता है। ये A B B B B, चलो किसकी बीबी, किसी की बीबी नहीं, ये बीबी। तो भैया ये हो गया, तो ये हो गया वर्ग, बन गया वर्ग भाई, वर्ग बन गया ना, वर्ग बन गया भाई। यहाँ पे क्या 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आ गया। अब देखो ये जो चारों है ना A B B B चारों, तो भैया ये चारों ऐसे प्लेन में आ जाएंगे, ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको ये। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। तो एक यहाँ आ गया, ठीक है, एक यहाँ आ गया। तो ये देखो एक यहाँ, एक ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, और द्विपिरामिड है तो प्लेन अगर ऐसे प्लेन में ऐसे रखेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक पिरामिड में एक ऊपर आ जाएगा बी और एक आ जाएगा नीचे। क्लियर? तो इस तरीके से आप वर्गाकार द्विपिरामिड जो है वो आप ऐसे बना सकते हो। SF6 का वर्गाकार द्विपिरामिड ऐसे बना सकते हो आकृति। इसमें सारे बंद कोण कितने हो जाएंगे, इसमें सारे बंद कोण हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, अच्छा, और इसी में एक लास्ट और है बेटा नंबर 6। नंबर 6 है AB7। AB6 था, AB7। AB7 का एग्जाम्पल जैसे कि IF7। ये आकृति थी पंचकोणीय द्विपिरामिडी। पंचकोणीय द्विपिरामिडी मतलब कि ऐसा 5 कोने बना दो। ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना, ये पांचवा कोना। देखो पंचकोण आ गई, है 5 कोने पंचकोण आ गए द्विपिरामिडी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं, इसको मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा। ठीक है, तो 5 कोने, तो भैया ये 5 कोने, तो A B B B, ठीक है, यहां भी यहां भी। ठीक है, पंचकोणीय 5 कोने। अच्छा, एक पिरामिड, द्विपिरामिड है ना, द्विपिरामिड मतलब कि एक भी यहां और दूसरा भी यहां, तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। अच्छा, ये सारे कोण कितने, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 करो, 360 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 72 डिग्री। तो ये 72 डिग्री का कोण है। और ये कितना है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, नीचे से 90 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री और 72 डिग्री के यहाँ पे
कौन होते हैं। तो ये बेटा आकृति आपको ध्यान रखनी है। तो ये है बच्चों VACPR के अंदर उन अणुओं की आकृतियां जिनके पास लोन पेयर नहीं है। बेटा ध्यान रखना है, VACPR के अंदर हमने वो अणु पढ़े जिनके पास में लोन पेयर नहीं। इनमें से किसी के पास भी केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं, केंद्रीय परमाणु के पास है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको मैं अब अंदर रख लेता हूं। इनमें से किसी के भी केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं है, केंद्रीय परमाणु के पास कहीं भी लोन पेयर नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा केस देखेंगे, अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित होता है। अब हमको ऐसे अणुओं की आकृतियां देखनी है जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर होता है, लेकिन उससे पहले हम किसको फिनिश करेंगे, हमने एक टॉपिक अभी मिस कर दिया है, अष्टक नियम की कमियां, इसको हम देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अष्टक नियम की कमियां। अष्टक नियम क्या था, अष्टक नियम ये था कि केंद्रीय परमाणु, सॉरी माफ करना, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा, अष्टक नियम क्या था, तत्व के परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, अष्टक नियम की कुछ कमियां भी हैं। कुछ ऐसे भी तत्व के परमाणु हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते, जैसे कि सबसे पहले इसमें आएगा अपूर्ण अष्टक। अपूर्ण अष्टक का मतलब ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि उदाहरण BeCl2, अभी हमने BeCl2 पढ़ा था। चलो BeCl2 में अभी मैंने आपको बताया था ये Cl ये Cl। अब देखो बेरिलियम के पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 8 BeCl2। अभी हमने BeCl2 पढ़ा था। चलो BeCl2 में अभी मैंने आपको बताया था ये Cl ये Cl। अब देखो बेरिलियम के पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अष्टक का क्या है, अपवाद, अष्टक की कमियों में आता है। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। चलो दूसरा उदाहरण बेटा, दूसरा उदाहरण बेटा मैंने बताया था अभी BF3। BF3 के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। याद हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से। क्या बोरोन के पास केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, बताओ कितने। अरे भैया बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अष्टक पूर्ण नहीं है। चलो तीसरा LiCl, LiCl। बताओ लिथियम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका भी अष्टक पूर्ण नहीं है, अपूर्ण अष्टक है। तो बच्चों ये अष्टक नियम की कमियों में आता अपूर्ण अष्टक। चलो दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चों प्रसारित अष्टक, सुपर ऑक्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट। चलो सुपर ऑक्टेट मतलब कि ऐसे अणु
जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे अणु भी हैं जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो BeCl2 में केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, BF3 में केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण लिखवाया था बेटा, PCl5। याद हो तो PCl5 में हमने ऐसा बनाया था स्ट्रक्चर PCl5, Cl 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 Cl। भैया 2 2 2 2 2 कितने हो गए? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अरे कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि फास्फोरस के पास यहाँ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुपर ऑक्टेट या प्रसारित अष्टक। अभी मैंने एक और एग्जांपल बताया था SF6 का। SF6 में सल्फर, फ्लोरीन 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 2 2 2 2 2 2 कितने हो गए? 2 × 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि ऐसे अणु भी हैं जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अष्टक नियम की कमियां हैं जिसमें अष्टक नियम लागू नहीं होता। तीसरा, चलो तीसरा क्या? विषम इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति। ऐसे अणु जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। विषम संख्या मतलब कि जैसे 5 7 है ना, इस टाइप से विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो उदाहरण नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर क्या है बच्चों? आओ देखते हैं। एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों की लुईस संरचना बना दो तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया। ठीक है, ये कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 5 6 7, मतलब कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन के पास में 4 5 6 7, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो हम इसको क्या बोलते हैं? विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति। क्या बोलते हैं बेटा? विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो ना, N डबल बॉन्ड O। 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? इस तरह से आपको करना। अच्छा, एक उदाहरण और है इसमें, NO2। चलो NO2 कैसे करेंगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु तो नाइट्रोजन ही होगा यहाँ पर। चलो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 50 बार बता चुका हूं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक पूरा अष्टक। चलो 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन उप सहसंयोजक बंध द्वारा इसको दान करेगा। समझ में आ रही बात? अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर ऐसा भी हो सकता था कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर ले। कई बच्चे मुझे ये भी बोल सकते थे कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है, देखो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 और 4, यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 4 9। आप खुद सोचो, क्या नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है?
सोचो, क्या नाइट्रोजन 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है? आपको लगता है नाइट्रोजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे यार एक बात सोचो, नाइट्रोजन का विन्यास क्या है? 2s और 2p। नाइट्रोजन के पास में 2s है और 2p है। 2s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 से ज्यादा थोड़ी ना आ सकते हैं। तो 2 + 6 कितने हो गए? नाइट्रोजन के पास 6 + 2 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। आपने यहाँ पे कितने बना दिए? 4 और 4 8, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसीलिए नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध का निर्माण नहीं करता। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई फितूर है कि सर यहाँ पे भी तो द्विबंध बन सकता, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने द्विबंध बना लिया तो 4 + 4 8, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाइट्रोजन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकते। कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? भैया इसके पास खाली जगह ही नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो अब यहाँ देखो, 8 से कम आ सकते, देखो 8 से कम 7 हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी विषम इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है। समझ में आई बात? इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो लोन पेयर 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 1 2, ये हो जाएगा। ये हो गया विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का एग्जाम्पल। और आज का लास्ट, कमियों में लास्ट नंबर 4, अक्रिय गैसें जो होती है बेटा, अक्रिय गैसें यौगिकों का निर्माण नहीं करती, हम सबको पता है। लेकिन कुछ अक्रिय गैस ऐसी हैं जो यौगिकों का निर्माण करती हैं। अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन कुछ अक्रिय गैसें हैं जो यौगिकों का निर्माण करती हैं। मतलब कि अक्रिय गैसेस जनरली हम देखते हैं यौगिकों का निर्माण नहीं करती। क्यों? जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं आर्गन। अब आर्गन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 8 8 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये यौगिकों का निर्माण क्यों करेगा? हमने पढ़ाई है, ठीक है। इसी प्रकार से जो क्रिप्टोन है या जीनोन है, इन सब की बाहरी कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यौगिकों का निर्माण नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसके दौरान ये भैया यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि उदाहरण जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड। तो जीनोन यहाँ पे यौगिक का निर्माण करती, अपवाद है, ध्यान रखना है ना। जीनोन टेट्रा ऑक्साइड, ये हो गया। इसी प्रकार से जीनोन O2F2। तो कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कुछ अक्रिय गैसें यौगिकों का निर्माण करती हैं। अब ऐसा क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जीनोन यौगिकों का निर्माण कर कैसे लेता है वो मैं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जीनोन की जो आयनन ऊर्जा है वो O2 अणु की आयनन ऊर्जा के लगभग समान होती है। तो O2 अणु जैसे आयनों का यौगिकों का निर्माण कर सकता है, वैसे ही जीनोन भी यौगिकों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि दोनों की आयनन ऊर्जा लगभग समान है। हम आगे देखेंगे, बेफिक्र रहो, पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। बस अभी आप ये ध्यान रख लो इतना, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। VSEPR मैंने अच्छे खासे आपको क्या बोलते थ्योरी में मैंने आपको बता दिए पॉइंट। VSEPR के अंदर अभी उन अणुओं की आकृतियां नहीं पड़ी जिनके पास लोन पेयर है, ठीक है। चलो आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, BF3 की आकृति है, बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण सर्वाधिक है किसमें? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और सभी। चलिए अब तक तो कर लिया होगा। BF3 की आकृति क्या है? मैंने बताया त्रिकोणीय समतलीय, समतली बताया था ना, समतली। प्रतिकर्षण सर्वाधिक है, मैंने आपको बताया था लोन पेयर, लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे ज्यादा लोन पेयर लोन पेयर में। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने VSEPR को पढ़ा, VSEPR, और हमने अष्टक नियम की कमियों के बारे में पढ़ा। इसको मैं अगली क्लास में मैं फिनिश कर दूंगा और VBT स्टार्ट करने की ट्राई करूंगा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, अगली क्लास में मैं ट्राई करूंगा VBT को हम स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना